चलिए आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं ब्याज वाला। ब्याज वाला कई बच्चों का बहुत ही फेवरेट जो टॉपिक होता है। कई बच्चों की होते सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कोई नहीं, आज हम इसको सबसे सरल विधि से, सबसे सरल तरीके से, अच्छे से ट्रिक से हम समझेंगे और सामान्य भाषा के अंदर समझेंगे कि ये ब्याज होता क्या है और विस्तृत रूप से उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। तो ब्याज आपको अपने नोट्स में हेडिंग क्या डालनी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हेडिंग डालनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्याज, और ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार होता है, एक तो होता है साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यहाँ पे चक्रवर्ती नाम है, एक चक्रवर्ती नाम होता है, दो नाम होते हैं। इसको इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक तो चक्रवर्ती होता है, एक होता है चक्रवर्ती। दोनों एक ही नाम है। कई बार पेपर में कहते हैं चक्रवर्ती नाम देते हैं और कई बार क्या होता है चक्रवर्ती नाम देता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है। और ब्याज है वो सीधे रूप से देखें तो उसको मैं आगे बाद में बता दूंगा, लेकिन आज हमारा मुख्य टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले, लेकिन उससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है उनका नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी हम सवाल में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ हानि और कुछ एक छोटी सी जानकारी है, जैसे मूलधन है, मिश्र धन है, ब्याज है, जो दर है, समय है, वो क्या है, वो थोड़ी सी हम बेसिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो हाशिए में ऊपर ऊपर लिखना है इसको, फिर एक नंबर हमारे पास आता है टॉपिक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। सीधा हम चलते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो आप लगभग सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं एक बार बता देता हूँ छोटे से एक उदाहरण के रूप में। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, मान लीजिए आप उदाहरण से समझे तो क्रय मूल्य एक ऐसी है, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान से या फिर किसी लाइब्रेरी से, दुकान से आप कोई भी पेन खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकान से एक 5 रुपए का पेन खरीदा, दुकान से शॉप से एक पेन खरीदा 5 रुपए का। तो ये जो आपके लिए तो ये है क्या, क्या है, क्रय मूल्य है, क्योंकि आपने तो उसको क्या करा, खरीदा है, आपने स्वयं नहीं खरीदा है। तो ये उसके लिए तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और जो दुकानदार है उसके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य है, क्योंकि उसने क्या है, बेचा है। तो क्रय मूल्य वही होती है जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु का मूल्य वो हमारे लिए क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। इसकी परिभाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब है किसी वस्तु को खरीदी जाती है, किसी वस्तु को खरीदी जाती है तो उस वस्तु का मूल्य, इस वस्तु का मूल्य हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और इंग्लिश की बात करें तो वो भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। क्रय मूल्य हमारे लिए क्रय मूल्य है। नॉर्मल किसी तरह आपको समझना है, कहीं पर भी भाषा नहीं पूछेगा। जैसे क्रय मूल्य है उसको हम बोलते हैं सीपी, क्रेडिट प्राइस, सीपी बोलते हैं इसे। और फुल फॉर्म देखें तो क्रेडिट प्राइस होती है इसको फुल फॉर्म। क्रय मूल्य को हम सीपी बोलेंगे और विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलेंगे, इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसलिए इसे एसपीपी बोलते हैं। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने वाला जो उपरा से होती है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और इसे क्रय मूल्य को क्रेडिट प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य है, इसकी भी परिभाषा हम लिखिए तो हम जैसे कोई भी वस्तु उस वस्तु को बेचते हैं तो वो जो बेचते हैं वो हमारे लिए जो मूल्य होगा वो होगा विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचना और जो बेची है हमने, जितने मूल्य में बेची है वो मूल्य हमारे लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वह मूल्य, बेचा जाता है तो वह मूल्य विक्रय मूल्य होता है। इसको फुल नाम लिखते हैं, विक्रय मूल्य कहलाता है। परिभाषा से आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, कहलाता है। और वैसे आपको परिभाषा आपको याद नहीं रहनी है, सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से परिभाषा थोड़ी सी लिखी दिमाग में, और समझ में आना पड़ी थी। तो क्रय मूल्य वही मूल्य है जो कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या
क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं या फिर किसी को दूसरे को देते हैं तो जो वस्तु को हम जिस वस्तु को हमने जिस मूल्य में बेचा है वो हमारे लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थी, इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको बेसिक से बता दिया और इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि आगे साधारण ब्याज और क्रय उसमें हमारे पास क्रय मूल्य भी काम आएगा और विक्रय मूल्य भी काम आएगा। अब बात करते हैं लाभ और हानि की। ठीक है, सीधा पॉइंट पर चलते हैं, लाभ और हानि। और इससे तो आपको सबसे ज्यादा समझना है क्योंकि प्रतिशत वाला है, पीछे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि लाभ और हानि हो, उसके लिए आपको लाभ हानि वाले टॉपिक में भी काम आएगा, प्रतिशत में काम आएगा और साधारण ब्याज में भी काम आएगा, तीनों में काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं लाभ की। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। अब देखिए एक बात तो आपको पता ही होगी कि लाभ कब होता है। लाभ तब होता है जब हम किसी वस्तु को सस्ते में खरीद लेते हैं या फिर कम रुपए में खरीद लेते हैं और ज्यादा रुपए में उसको बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। मान लीजिए आपने एक पेन 5 रुपए में खरीदी और आपने किसी और को उसे 7 रुपए में बेच दिया तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। और कितने रुपए का हुआ, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाभ आ गया। कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का। तो ये हमारा क्या था, सीपी था, ये था हमारा एसपी, यानी ये हमारा था क्रय मूल्य और ये था विक्रय मूल्य। अब हम लाभ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, हमारे पास लाभ आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। लाभ क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद कर और ज्यादा रुपए में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ हो जाता है। और हानि कब होती है, हानि जब होती है हम 7 रुपए में, मान लो कोई पेन 7 रुपए में खरीदते हैं और उसे 5 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को या किसी पेन को बता रहा हूँ उसको हम 7 रुपए में खरीद लेते हैं और 5 रुपए में बेचते हैं तब हमारी क्या होती है, हानि होती है। तो उसे क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मैं सूत्र निकाल दूंगा, आपको चिंता मत करना क्योंकि लाभ आपको पता चल गया हम कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं। अब इसका सूत्र और परिभाषा के साथ हमें पढ़ते जाएंगे तब हमें और भी समझ में आता जाएगा इसी तरीके से। तो लाभ कब होता है, लाभ इसके लिए हम सीधा सूत्र देख दें क्या, चलो हम सीधा सूत्र देख देते हैं। लाभ को आपको पता चल गया, लाभ होता है जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद लेते हैं और ज्यादा रुपए में हम उसको बेच देते हैं। अब इस लाभ की विशेषता देखें तो इसका लाभ का सूत्र लिख देते हैं। लाभ का सूत्र क्या होगा, लाभ का तब होगा जब हम विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। प्रॉफिट कब होगा, जब हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे। प्रॉफिट हमें तब होगा जब हम क्या करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस में से क्रेडिट प्राइस को माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा पूर्ण रूप से। तो ये हमारे पास एक सूत्र बन गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। किसी भी वस्तु को आपको दिया हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछ ले दे दे आपको और पूछे कि बताओ मुझे लाभ और हानि हुआ है तो लाभ के लिए क्या करना होगा, ऐसा सूत्र बनाना होगा। आपको मैं एक सवाल भी करवा देता हूँ, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि राम ने एक पुस्तक या फिर एक पेन 40 रुपए में खरीद कर 85 रुपए में बेच दी तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि और कितना। लाभ हुए तो कितना है और हानि हुई तो कितना है, ये बात हम बता रही है। थोड़ा सा पहले ऐसे छोटे सवाल हल करें ना, छोटा करता करता आप आगे बढ़ते जाओगे। तो देखो आपने पेन को मूल्य की तो आप खरीदे जो 40 रुपया हो, आप खरीदे जो 40 तो ओके आ गया, आपने क्रय मूल्य आ गया, आप खरीदते हैं तो आपका खरीदे जो लिखा है 40 को। अब जब हम उसको बेचेंगे तो हमारे लिए कितना 85 है, तो 85 हमारे लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा।
मान लीजिए आप जब हम किसी पेन को 40 रुपए में खरीदते हैं और 85 में बेचते हैं, क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ के लिए हमें क्या करना, सूत्र लगाना होगा। तो लाभ के लिए मैंने अभी बताया था क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दीजिए और हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 45, क्या 45 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट। इस प्रकार से कोई सवाल में आपको दिया होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। वीडियो को रोककर आप उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक हानि भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, फिर हम ब्याज पर चलेंगे सीधा। तो इसी प्रकार एक सवाल आपको हानि का भी करवा देता हूँ, फिर हम प्रतिशत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक टॉपिक अलग है, लेकिन इसमें हमें कुछ नोट्स बनाने हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, जो कि हमने प्रतिशत वाले टॉपिक में पढ़ा था कि लाभ है वो हम कैसे निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 में से जोड़ेंगे, और हानि के लिए वो प्रतिशत में हमने कंप्लीट भी कर दिया। लेकिन हम अलग से टॉपिक में लाभ हानि प्रतिशत वाले टॉपिक में हम अलग से पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास सीधा हानि के लिए चलते हैं कि हानि क्या होती है। इसमें लगता तो यहीं पर भी है लाभ हानि प्रतिशत, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसका एक अलग टॉपिक होता है लाभ और हानि और बट्टा वाला, तीनों प्रतिशत वो है उसके अलग से निकालनी है। तो यहाँ पे हानि हो गई, और हानि का इसमें बोलते हैं लॉस, एड और डबल एस लॉस। हानि कब होती है, हानि तब होती है जब हम किसी वस्तु को बहुत अधिक दाम पर खरीद लेते हैं और उसे बेचना पड़ता है, हमें कम दाम पर बेचना पड़ता है। मान लीजिए मैंने एक पेन 10 रुपए का ले लिया, और उसे जब हम बेचेंगे तो मैंने उसे 8 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, हानि होगी। ये हमारे लिए क्या था, सीपी था, और ये एसपी था। आपको इंग्लिश के नाम धीरे धीरे थोड़े आने लगेंगे। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रेडिट प्राइस होता है, और सेलिंग, ये 8 रुपए हमारे पास सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो हमने क्या किया था, 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और 8 रुपए में बेचती थी, तो हमें 2 रुपए की क्या होती है, हानि हुई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में से -8 कर देंगे, तो हमारे पास मतलब क्या होगा, सीपी माइनस में एसपी करना होगा। और सीपी क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य घटाना होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो हानि में क्या कब होगी, जब हम किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीद लेते हैं और कम मूल्य पर या कम दाम में उसे बेचना पड़ता है, तो हमारे पास क्या होती है, हानि हो जाती है। तो यहाँ पे हम हानि का सीधा सूत्र लिख देता हूँ मैं। हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य। ये सूत्र आपको याद रखना, आपको खुद को बनाना होगा, याद करके जाएंगे, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ये हमारे पास आ गया विक्रय मूल्य। सीधा सा एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ साथ में, तभी आपके और बेसिक समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं किसी को बताता हूँ, राम ने एक गाड़ी, राम ने एक पुस्तक खरीद लिया, राम ने एक पुस्तक 600 रुपए में खरीदी, 600 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच दी, तो बताओ उसे कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई। या फिर आपको ऐसे भी सीधा भी पूछ सकता है कि उसे हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 600 में खरीद के 400 में बेच रहे हैं, तो 200 रुपए की क्या हुई, हानि हुई है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हानि निकालनी होगी। तो रही बात की, इसमें आपको पूछ सकता है कि लाभ है हुई है या हानि हुई है, तो ये आपको सवाल में चेक करना है, इसके लाभ हुई है कि हानि हुई है। आपको पता है कि इसमें 200 रुपए की हानि हुई है, तो इसके लिए हम हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालने के लिए हमारे पास पता है कि क्या करें, हमारे क्रय मूल्य मैंने सीपी और इनसे एसपी कर देंगे। तो सीपी हमारे पास कितनी थी, 600 थी, 600 तो हमने खरीदा था और 400 हमने से बेचा था, तो ये हमारे पास आ गया 200 रुपये। तो 200 रुपये का क्या हुआ, इसे 200 यानी कि हानि हुई है, ये हमारे पास आ गया हानि का सूत्र। इस प्रकार आप हानि भी याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से आप निकाल कर। चलिए अब हमारा जो फेवरेट टॉपिक है मोस्टली, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या है, ब्याज है। और ब्याज के लिए हमें सबसे पहले छोटी सी
कई चीज़ों की हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कई चीज़ों की परिभाषा भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, वरना आप सीधा याद रख सकते हैं। वो पढ़ लेंगे तो आपके लगभग मान के चलिए कि 70% आपका टॉपिक है वो साधारण ब्याज का कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्याज की, साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड भी ना थोड़े थोड़े याद करते चलिए। जैसे क्रय मूल्य का क्या होता है, क्रेडिट प्राइस यानी कि सीपी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य का क्या होता है, एसपी होता है, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। हानि को क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, ब्याज आ गया, और ब्याज के लिए हमें दो प्रकार से पढ़ना होगा। ब्याज, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं INTE, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ब्याज जो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज, क्या होता है, साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। हम चक्रवर्ती भी लिख सकते हैं या फिर चक्रवर्ती, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं। चक्रवर्ती ब्याज जो अच्छा लगे, यहाँ पे चक्रवर्ती भी होता है और चक्रवर्ती भी होता है, दोनों एक ही नाम है। अब साधारण ब्याज को हम अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SIMPL, सिंपल इंटरेस्ट। और इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में इसे बोला जाता है SI, बोला जाता है SI, और इसे बोला जाता है CI, ठीक है। और यह जो है वो महीनों में निकाला जा सकता है, और चक्रवृद्धि ब्याज वो हमेशा वर्ष पर निकाला जाएगा, वर्ष के लिए होगा। या फिर अगर आपको महीने को निकालना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दर को कम करना होगा। दर को आधा कर दीजिए, वर्ष को दोगुना कर दीजिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो ये क्या होता है, हमें निकालने के लिए है हमेशा महीनों पर निकाला जाता है, महीनों पर निकाला जाता है। अब धीरे धीरे हम पहले थोड़ा सा समझेंगे, पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा मारवाड़ी भाषा में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे यह क्या आता है, यह हमेशा वर्षों में निकाला जाता है, हमेशा वर्षों में निकाला जाता है, वर्षों पर निकाला जाता है, वर्षों पर निकाला जाता है। अब देखिए सीधा सिंपल तरीके में बता देता हूँ आपको कि साधारण ब्याज है वो हमारे जैसे गांवों में शहरों में चलता है नॉर्मल सामान्य रूप से, कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कोई ब्याज लेता है, या फिर सॉरी ब्याज लेने मतलब है उधार राशि लेता है, और उस पर वो जो ब्याज लेता है, मान लीजिए एक व्यक्ति को 5,000 रुपये की जरूरत पड़ी और उसने क्या किया, एक फ्रेंड से 5,000 रुपये दे दिए, और उसने कहा कि वह 500 रुपये ऐसे नहीं देगा, वो उससे ब्याज लेगा। ब्याज कैसे लेगा, ब्याज मान लीजिए एक पर दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में हमारे पास सीधा चलता है कि आपने एक महीने का हमने कह दिया 15 रुपये लगता है, कितने का, 1,000 रुपये का। जो हमारे घरों में चलता है सामान्य रूप से कि 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का। अब आपने कहा ना 1.5 रुपये सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़ा बोला जाता है, यानी कि 1.5 रुपये 100 रुपये का एक महीने का चार्ज होता है, एक महीने का ब्याज होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे क्या यहाँ पे कहते हैं कि 1.5 रुपये सैकड़ा ब्याज लगेगा, या फिर 1 रुपये सैकड़ा ब्याज लगेगा, तो वो कितना होता है, एक महीने का होता है, एक महीने का होता है, और 100 रुपये का होता है, 100 रुपये का होता है, कितना होता है, 1.5 रुपये होता है। तो फिर जैसे हम बात करें कि 1,000 रुपये का एक महीने का कितना होता है, तो एक महीने का 1,000 रुपये का होता है 15 रुपये, कितना होता है, 15 रुपये होता है एक महीने का 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, और एक महीने का कितना हो गया, 15 हो गया, तो 10,000 का कितना हो गया, एक महीने का 150 रुपये हो गया। इसी प्रकार आगे सुनिए, पढ़ते जाइए।
तो इस प्रकार से हमारे क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो जो हमारे घरों में दिया जाता है वो साधारण ब्याज होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपने देखा होगा दुकान में जो बैठे रहते हैं बानी बोलते हैं हम, बानिया मूल्यवान, या फिर हम दुकानदार से लेते हैं, जो शहरों में होते हैं जिनका क्या होता है ब्याज है वो बहुत बड़ा होता है, हम मानते हैं। तो वो ब्याज ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए, चलो मैं इसको थोड़ा सा चर्चा की जाए तो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे फिर मैं आपको समझाता हूँ दोनों को अलग अलग चीजें। ठीक है, पहले आप इसको उतारने वाले हैं तो इसको उतार दीजिए, फिर मैं इनको पूरा बेसिक से समझाता हूँ कि वो कैसे प्रकार से ब्याज लेते हैं। चलो इसको उतारने के बाद में अब मैं यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको अंतर बताता हूँ कि इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारे गाँव में शहरों में नहीं चलता था। शहरों में सबसे ज्यादा कई बार क्या होते हैं, जो ऐसे जो होते हैं, मैंने मान लीजिए धनी व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़े धनवान लोग होते हैं, जिनका क्या होता है ब्याज है वहाँ का बहुत कड़क ब्याज है उनका होता है, या फिर वो ब्याज होता है जो कि 1-2 साल में दुगना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 1 साल के अंदर, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे घरों में अगर आपको कह दें 1 रुपए या फिर 1.5 रुपए या फिर 2 रुपए सैकड़ा पड़ सकता है, घरों में क्या बोलते हैं सैकड़ा पड़ जाता है। तो सैकड़ा क्या होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, सैकड़ा का मतलब होता है 100, और 1 महीने का कहा जाता है 1 महीना। अब कहने को मतलब मैं आपको सीधा 1.5 रुपए वाले आप समझ जाएंगे, वो बता दिया मैंने। मान लीजिए आपको कह दे कि 2 रुपए सैकड़ा तेरा ब्याज देगा, तो 5,000 रुपए ले जा रहा है, 10,000 रुपए ले जा रहा है, आपको 2 रुपए सैकड़ा ब्याज देना होगा, तो चलो दे देंगे। लेकिन उसके लिए क्या कह रहा है, 2 रुपए सैकड़ा मतलब 2 रुपए का मतलब सैकड़ा का मतलब है 100 रुपए, 100 रुपए का 1 महीने का, 1 महीने का 100 रुपए का 2 रुपए लगेगा। ठीक है, तो 1,000 रुपए का कितना लगेगा, 20 रुपए लगेगा। 1,000 रुपया 8वां में एक बिंदी बढ़ा देना, तो एक बिंदी बढ़ावा तो 8 में एक बिंदी बढ़ानी पड़ेगी। 8वां अगर एक बिंदी और बढ़ा देगा तो 8वां एक बिंदी और बढ़ा देगा, 8वां एक बिंदी और बढ़ा देगा, 8वां एक बिंदी और बढ़ा देगा, ऐसे होगा। तो नॉर्मल रूप से समझे तो ये हमारे पास सबसे छोटा यही बात होता है, बोला जाता है कि 100 रुपए का 1 महीने का 2 रुपए होगा, तो 1,000 का कितना हो गया 200 हो गया, सॉरी 20 हो गया, और 10,000 का 200, ऐसे 1 महीने का चार्ज होता है। अब चाहे आप 5 महीने के लिए, 6 महीने लो, 7 महीने लो, 8 महीने लो, कि कौन से महीने का कितने महीना ना लो, तो थाने की करना पड़ेगा, इस हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, 1 महीने का 2 रुपये देना पड़ेगा 100 रुपये का। अगर आपने 5,000 रुपये लिए हैं तो यहाँ पे 20 रुपये हो गए, और 20 को गुणा कर देंगे 5 से, हमारे पास आ जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये आपको पर मंथ देना होगा, 100 रुपये पर मंथ देना होगा। अगर आपने 5 महीने की ली है तो आपको 500 रुपये उसको क्या होना होगा, ब्याज रूप में देना होगा, और 5,000 रुपये प्लस में को देना होगा, कुल कितना देना होगा, 5500 रुपये देना होगा। इसी प्रकार हम चक्रवृद्धि आपको साधारण ब्याज समझ में आ गया, इस प्रकार हम महीनों पे लिया जाता है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है वो बहुत कुछ अलग से तरीके से है। ये आपको कह दे चलो 2 रुपए है, एक तो पहली बात होगी चक्रवृद्धि ब्याज का जो महीने का रेट है, दर है, ये हमारे पास 2% है, ये दर है, ये हमेशा प्रतिशत दी जाती है, प्रतिशत मतलब होता है 100 का। ठीक है, अब इसी की होती है 2 रुपए, लेकिन जो देखो शहर गवर्नमेंट बैठे और कई बाड़ियां हो, कई पैमाना पर कर्ज ले हुए, तो बैंक क्या करेगा महीने को महीने, कई बार तो महीने को महीने नहीं 3 महीना को हिसाब कर देगा, और हिसाब करने के बाद पुण्य वापस उसमें जोड़ देगा क्या। अब यहाँ थे 2 रुपए सैकड़े पर थे ब्याज दिए, तो 2 रुपए को महीने में तो 100 रुपये में उतारे होगा, अभी 100 सॉरी 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए कितना हो गया, 20 रुपए हो गया, कितने का होगा 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का कितना हो गया 20 रुपया महीने का हो गया, 1 महीने के हो गया। अब वो क्या करता है, आपने मान लीजिए 10,000 रुपए लिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपने 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए लिए, तो वो क्या करता है 1 महीने में आपका हिसाब कर देता है। मान लीजिए अब हमारे पास इसके हिसाब से देखें तो कितना हो गया 200 रुपए हो गया, 200 रुपए हो गए, हाँ कितना का 200 रुपए 1 महीने का हो गया, 200 रुपए 1 महीने का हो गया। तो वो क्या करता है, अपनी बही है जो अपनी कॉपी है उसमें जो रजिस्टर में लिखता है कि उसने उतने रुपए दिए, उसमें क्या करता है वो
एक महीना जैसे पूरा हो जाता है, हाथों हाथ दूसरे महीने की 1 तारीख से लगाकर उसकी क्या कर देता है 10,200 रुपये लगाकर फिर से वो नया ब्याज शुरुआत कर देता है। ये हमारे मेथड होता है कि एक महीने में हिसाब कर देता है और फिर से वो ये अब ब्याज देना होगा ना, अब जो उसको ब्याज देना होगा तो उसको कितना देना होगा 10,200 रुपये देना होगा। तो इस प्रकार वो ब्याज वो क्या होता है 1 साल में 2 साल में दुगना तिगुना हो जाता है। तो ठीक है, वो समझ में आए वैसे तो बढ़िया बात है। ऐसे समझ में गया थोड़ा बेसिक उदाहरण है साधारण है जब वो सिंपल साधारण है वो क्या करे 1 महीने 2 महीने हिसाब कर देगा, फिर जितना रुपया हो जाए फिर दोबारा चालू कर देगा रुपया में ब्याज कर देगा। अब 10,200 हो गया ना, 1 महीने अगले महीने इतने रुपये में ब्याज चालू करना पड़ेगा। पहले 10,000 कितना हो गया 10,200, अब ब्याज चालू ये रुपये बढ़े। तो अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। ब्याज वाला थोड़ा सा बेसिक मतलब गहराई में बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। ब्याज का सिद्ध हो गया, ब्याज कितना बनता है क्यों ब्याज केवल जो ब्याज सिद्ध ब्याज की बात करेंगे। ब्याज वह होता है जो कि मूल राशि के अतिरिक्त उधार राशि के अतिरिक्त, हम ऐसे भी कह सकते हैं उधार राशि के अतिरिक्त जो राशि लौटाई जाती है या फिर राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं ब्याज कहते हैं। उधार राशि के अतिरिक्त जो राशि ली जाती है या दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज की भाषा में तो लिख लो ब्याज क्वेश्चन को लिखते हैं इंटरेस्ट क्या है उधार राशि के साथ जो राशि लौटाई या दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। हो गया। अब ब्याज के बाद में अब हमारे पास आ रहा है एक मूलधन। जिस प्रकार से आपने विद्यालय स्कूलों में देखा होगा, स्कूल में सबसे ज्यादा ऊंचा पद किसका होता है या फिर स्कूल में सबसे मेन कौन होता है, तो मेन होता है हमारा प्रिंसिपल होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो ब्याज है उसमें मुख्य कौन होगा मूलधन होगा, जो आपने राशि ली है उसी पर होगा। कितनी राशि ली है, अगर आपके पास राशि भूल जाते हैं आप तो किसका ब्याज लेके जाएगा। तो मूलधन को आपको बोलना नहीं है, समय भूल सकती है, दर भूल सकती है और कुछ भी बोल सकती है, लेकिन आपको मूलधन को बोलना है। अगर आपको मूलधन याद है तो हम पूछा जा सकता है कि कितने दर प्रतिशत लियो या कितने रुपए से प्रतिशत ब्याज लियो, ये हमसे पूछा जा सकता है या कितने समय पर आपने ब्याज लिए। अगर आप मूलधन आप भूल जाते हैं तो आपका ब्याज वो कहीं पर निकाला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं, PRINCIPAL प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है उधार राशि जो वह राशि जो उधार ली जाती है फिर दी जाती है, वह राशि जो उधार दी जाती है या ली जाती है उसे क्या बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। अब हमारे पास एक आ गया दर का हमेशा याद रखना प्रतिशत में, यह है हमेशा प्रतिशत के साथ किया होगा, प्रतिशत के साथ दिया होगा। अब देखिए आपको मैंने विशेषता दिखा दी, आपको दर बताया कि दर किसी मैंने बता दिया दर वह होती है जितना आप देते हैं 1 रुपये सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, जो ब्याज की दर लिखी जाती है वो होती है। और इसकी आप सीधे याद रखना जिसके साथ प्रतिशत दिया होता है वो हमेशा दर का मान होता है। मूलधन दर आ गया, समय आ गया, और समय आप जानती हैं हाँ इसे इंग्लिश में रेट बोलते हैं, एक बात हो गई ना RATE, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेट बोलते हैं, के रेट दे बोलते। फिर हमारे इसमें आ गया टाइम, और टाइम आप जानती हैं जितने अवधि के लिए जो ब्याज जो रुपये ली जाती है या फिर ऐसे बोल सकते हैं उधार राशि जितनी अवधि तक ली जाती है, जितनी अवधि तक ली या
दी जाती है वो क्या होता है, समय होता है। अवधि का मतलब होता है दिवस या फिर कितने दिनों की दी जाता है। अब हमारे पास सभी हो गए, एक मिश्र धन रहेगा और ये मिश्र धन यहाँ पे लिख लीजिए। मिश्र धन का सूत्र लिखा देना आपने। मिश्र धन सूत्र है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। अब वो ये है, एक बात फिर देखिए, मूलधन, मूलधन क्या होता है, मूलधन वह होता है जो कि किसी भी को भी उधार राशि देनी है या फिर देनी है। जैसे मुझे 5,000 रुपए लेनी है, 10,000 रुपए लेनी है, उधार राशि देनी है, तो वो क्या होता है, मूलधन होता है। या फिर किसी ने किसी को उधार राशि दे दी, 5,000 रुपये उसने उधार राशि दे दी, उधार के लिए दे दी, या फिर ब्याज पर जो राशि दे दी, या फिर 10,000 रुपये उधार राशि दे दी, वो क्या होती है, मूलधन होती है। और इसमें हमेशा मूलधन ही सबसे बड़ा रोल होता है, उसका जो अहम भूमिका निभाता है वो है मूलधन। फिर हम बात करते हैं दर। दर की क्या विशेषता होती है, आपको याद रखना है, दर की विशेषता हमेशा होती है कि वो प्रतिशत जैसे 5%, 8% ऐसे किया होता है, वो हमेशा क्या होता है, दर का मान होता है और उसको मान लेंगे सीधा सूत्र में। फिर बात करते हैं समय। समय है वो जो उधार राशि वो जितनी अवधि के लिए दी जाती है उसे समय कहते हैं। फिर मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या हो गया, तो अब वह मिश्र धन परिभाषा देखें तो नॉर्मल सी वही होती है कि जो कि मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है, मूलधन में जो जोड़कर अतिरिक्त राशि या फिर मूलधन में जो ब्याज जोड़कर जो राशि लौटाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। और ये हमारे पास सूत्र आ गया। मिश्र धन मतलब वही है, यहाँ कहता है 10,000 रुपये किया आपने, 10,000 रुपये उधार राशि दी और उसका 500 रुपये ब्याज हो गया, 500 रुपये का ब्याज हो गया, आपने कितना लौटाया, 10,500। ये 10,000 जो 500 है वो क्या है, मिश्र धन है। मूलधन कितना था, पहले 10,000 रुपये मूलधन था, प्लस में ब्याज, ब्याज 500 रुपये हो गया, दोनों जोड़े कितने हो गए, 10,500। ये हमारे पास क्या आता है, मिश्र धन आ गया। मिश्र धन का मतलब ये होता है जो कि मूलधन प्लस में ब्याज दोनों जोड़ के कितने से बटा गया बाय मिश्र धन। अब हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चलते हैं सीधा उनकी सूत्रों के बारे में। तो वीडियो को रोकिए और उसको उतार दीजिए। अब हम चलते हैं सीधे साधारण ब्याज पर। और साधारण ब्याज में मैं आपको बता दूं इसका जो सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पेपर में सीधा सूत्र पूछ सकते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया सीधा सूत्र पूछ लेते हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, फिर रात भर मेहनत करते हैं और उनके अंतिम में क्या होता है, पेपर इतना सरल आता है कि उसमें सीधा साधारण ब्याज का सूत्र पूछ लेते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद रखना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टा के अंदर क्या लगा देते हैं, बट्टा के अंदर 100 लगा देते हैं। ये हमारे पास सूत्र बन गया साधारण ब्याज का। क्या करना है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। इसे क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ ब्याज आएगा, नहीं कि पूरा मिश्र धन आएगा। इसके बाद में आपको पहले ब्याज निकालना है, फिर मैंने जो आपको लिखाया था ये आपको लिखा दिया, क्या होता है मिश्र धन। या फिर ऐसी भी पूछा जा सकता है कि जो आपको उधार राशि लौटानी है वो बता दीजिए। सवाल में आपको पूछा जा सकता है कि जो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी से रुपए ले लिए ब्याज पर, तो अब बताओ उसको कितनी राशि लौटाएगा या फिर कितनी राशि उसको देगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये सूत्र लगाना, पहले ब्याज निकालना है फिर मिश्र धन निकालना है। और मिश्र धन क्या होता है, जितनी राशि उसने उधार राशि दी थी उसको लिख लीजिए, उसमें ब्याज जोड़ दीजिए और उसको दे दीजिए। हमने सूत्र लिख लिया है, अगर आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इसकी हम बात करें तो इसका दो सूत्र होता है, एक तो मिश्र धन का होता है वो अलग होता है, इसका मिश्र धन का सूत्र अलग है, नीचे वाले का मिश्र धन सूत्र अलग है। इसका क्या होता है, देखिए मिश्र धन का, इसके मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन 1 प्लस में दर बटा 100 और पावर में क्या है 87। ये किसका सूत्र है, मिश्र धन का सूत्र है, इसको याद रखना है। ये मिश्र धन का सूत्र भी पेपर में बहुत बार पूछा गया, 4 ऑप्शन में देते, निम्न से पूछ ले, निम्न में से मिश्र धन का सही सूत्र कौन सा है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या है, मूलधन है, यहाँ पे गुणा है, कोष्टक है, प्लस में 1 प्लस में दर बटा में 100 पावर में समय है। ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। और यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट यानी राशि। और मूलधन को प्रीसिड हो गया, इसको रेट, इसको टाइम हो गया।
तो यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज दर का सूत्र देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। और ब्याज जब मिश्र से क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और समय माइनस में क्या होगा, हमारे पास मूलधन आएगा। तो अब देखिए मिश्र धन आपको पता है, अब आपने कहा कि यहाँ पे मूलधन है, फिर हम घटा रहे हैं मूलधन। यहाँ पे हमने जो मिश्र धन है वो निकाला है, और मिश्र धन में आपको पता है मूलधन है उसमें क्या होता है, ब्याज साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो हमें क्या करना है, उसको मूलधन को अगर हम घटा देंगे तो उसमें हमें क्या बचेगा, ब्याज बच जाएगा। तो ब्याज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं एक इंग्लिश की फॉर्मूला की, कि मुझे इतना नहीं लिखना है, आपको कम लिखना है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे एस आई, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ऐसे को सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके मूलधन आ गया प्रिंसिपल इनटू दर इनटू टाइम बटा क्या हो 100 आदमी को सूत्र इसको तो खाना जल्दी की करना है, उसको याद रखना जल्दी के लिए, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे एस आई बराबर में मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा में 100। इंग्लिश में आप इसको जल्दी लिखना चाहिए या फिर आप जल्दी याद करना है, आप इसके लिए याद कर दीजिए। कोई बता दे तो कोई बता दे, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सी इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हमारे पास पी आ गया इनटू 1 प्लस आर बटन 100 पावर में एन दे देगा, या फिर टाइम दे रहा हूँ। लगभग देखो सवाल नंबर एन 100 में रहो तो एन लिखा जाए प्लस माइनस वाली एक भी, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो एक को याद रखना सूत्र, एक को याद रखना। अब मैंने एक क्लास में मैंने सूत्र बताया और ऐसे को हमें याद रखना है। एक घंटा याद रखने के बाद मैंने सवाल का हल करूंगा तो बहुत ही आसान लगेगा। तो अभी के बाद में जगह अगले वीडियो आपको ये मैं धमकी कराऊंगा जब इस प्रकार के सवाल है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मैं सारा एक एक प्रकार लूँ। जैसे मान लीजिए इसमें 3 या 4 प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज के हैं और 3 प्रकार के साधारण ब्याज के हैं। 7 ही प्रकार का सवाल है, वैसे तो थाने एक ही वीडियो कराऊंगा। तो अब वीडियो कराऊंगा तो थाना वीडियो बड़ो बढ़ जाओ, फिर अगला मैं कराऊंगा तो 1 या 1.5 घंटा में वो कंप्लीट हो जाओ। तो वहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि इधर तक तो पढ़ के तैयार करूंगा ना, इधर तक अगला वीडियो भी विचार देखना।